जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम देखेंगे कि संवैधानिक सभा का गठन कैसे हुआ और कैसे उन्होंने संविधान को हमारा शेप देना शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1934 से। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया और कंसेप्ट ये भाई साहब लेके आए थे। एम एन रॉय बहुत ही कद्दावर नेता थे, कम्युनिस्ट मूवमेंट इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था। तो 1934 से आगे बढ़े अगर 1935 की तरफ, तो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संवैधानिक सभा बनाने की मांग की थी। उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम होगा विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। मतलब जो संवैधानिक सभा गठित होगी उसमें केवल और केवल इंडियंस होंगे, क्योंकि आखिरकार ये बन भी इंडियंस के लिए ही रहा था। तो विदाउट इंटरफेरेंस। तो संवैधानिक सभा की मांग 1934, 35, 38 तक काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो अगस्त ऑफर में जो 1940 में था, लॉर्ड लिथिंगो उस टाइम के तत्काल वाइसरॉय थे यहाँ के, तो उन्होंने अगस्त ऑफर पेश किया था। लेकिन अगस्त ऑफर रिजेक्ट हो गया केवल इस चीज के लिए क्योंकि वहां पर डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया की बात की गई थी, जो कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। हालांकि उन्होंने कहा था कि संवैधानिक सभा का गठन करेंगे, लेकिन आफ्टर द वॉर। सेम यहाँ पे भी हुआ। सर स्टैफर्ड क्रिप्स एक क्रिप्स मिशन लेकर इंडिया में आए 1942 में। उन्होंने भी सेम ही चीज कही कि डोमिनियन ऑफ इंडिया बनाएंगे और संवैधानिक सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन आफ्टर द वॉर, वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि वो इंडियंस की मदद चाह रहे थे, इसलिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी तो ब्रिटिशर्स पहले से ही खेलने में बहुत ज्यादा तेज थे। तो वो एक इंडियंस को वैसे एक लड्डू पकड़ाना चाहते थे और बदले में उनकी मदद चाहते थे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन इसलिए फेल हो गया कि डोमिनियन स्टेटस इंडिया को दे रहे थे, और जबकि इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए था, डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलता। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? ये कैबिनेट मिशन प्लान सर पैथिक लॉरेंस। और ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स एक बार दोबारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इस प्लान इस मिशन के वो भी एक पार्ट थे। और एक एवी अलेक्जेंडर करके एक और तीसरे शख्स है। ये तीन नाम याद रखने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 में। उन्होंने कॉम्पोजिशन बताई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन बताई कि कौन कौन कितने मेंबर्स होंगे, कौन सा मेंबर कहां से आएगा। और कैबिनेट मिशन प्लान की एक खामी ये थी कि इसमें सेक्शंस दिए गए थे, ए बी और सी सेक्शंस को बताया गया था। अब ये सेक्शंस मिलके आपके प्रोविंसेस बनाते थे, और प्रोविंसेस मिलके आपकी एक पूरी जो डोमिनियन होता था वो बनता था। तो सेक्शंस अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, प्रोविंसेस अलग बनाएंगे, और आपका डोमिनियन अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो देखिए कितनी गलत चीज थी, ये इंडिया को तोड़ रहे थे। लेकिन उन्होंने कॉम्पोजिशन कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बताई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो की कॉम्पोजिशन पहली आपकी नवंबर 1946 में बताई गई। देखिए अब इसमें 389 मेंबर्स होने थे। 389 मेंबर्स में से 296 मेंबर्स ये आपके होने थे ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया में। और जो आपके 93 थे, ये थे आपके प्रिंसली स्टेट्स में। प्रिंसली स्टेट्स में जो अभी भी राजाओं के अधीन था। तो 296 ब्रिटिश इंडिया के अंदर और 93 आपके प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। अब देखिए ब्रिटिश इंडिया के अंदर इन सीट्स को कैसे बांटा गया था। 292 थे आपके गवर्नर्स प्रोविंस, जो भी गवर्नर के ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, वो आपके गवर्नर प्रोविंसेस कहलाते थे। 11 थे उस समय। तो 11 प्रोविंसेस में आपकी 292 सीट्स को बांट लिया गया था। और 296 में से 4 जो सीट्स थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जो उस टाइम 4 थी, तो एक प्रोविंस के लिए एक सीट बांटी गई। तो यहां से आप देख सकते हैं 389, 296, 93। गवर्नर प्रोविंस में आपके 292 गए, और 296 में से 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंस में आ गए। अब सीट्स को जो डिवाइड किया गया था वो इस बेसिस पे था कि कहां पे कितनी पॉपुलेशन है। तो हर एक सीट 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों पे एक सीट बनाई गई थी।
अब यहाँ पर क्या था कि जहां पर सिख पॉपुलेशन है वहां पर सिख को रिजर्वेशन, जहां जनरल पॉपुलेशन है वहां पर जनरल कैंडिडेट, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। तो यहां तक हमने थोड़ा बहुत जाना कि संविधान के लिए कैसे कैसे सीट्स का बंटवारा किया गया था। और ब्रिटिशर्स बहुत ही ज्यादा तेज थे, उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन यहां पर भी दिया कि सिख को सिर्फ सिख ही वोट करेगा, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट करेगा। तो इस तरह से वो पहले से लेकर करते आ रहे हैं। और यहां पर जानने वाली चीज ये है कि जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, जो कि आपकी 93 स्टेट्स थी, तो ये नॉमिनेट किए जाते थे। मतलब राजा एक मेंबर नॉमिनेट करेगा, वो जाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये नॉन इलेक्टेड है, ये नॉन इलेक्टेड हो गया। लेकिन जो आगे जो 296 जो आपके सीट्स थी, जो आपकी ब्रिटिश इंडिया वाली सीट्स थी, ये आपके इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते थे। इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते थे कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल proportional representation by single transferable vote। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लेकर ये यहां पर इनडायरेक्टली इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचते थे ये। तो 296 का ये था और 93 का आपका नॉमिनेट होके आते थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इलेक्शन काफी ज्यादा इनडायरेक्ट है और आधी सीट्स, तो इसके लिए हम कहते हैं इसे कि हमारी जो संवैधानिक सभा थी पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड है ये। तो इस तरह से यहां पर कुछ सिनेरियो चल रहा था। फिर उसके बाद बारी आई, जो इलेक्शंस गठित किए गए, इलेक्शंस की डेट रिलीज हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस किए गए। इनडायरेक्ट थे, जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो आज की डेट में जैसे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है, ये इसी मेथड से किया जाता है। तो जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस, जो उस टाइम की बहुत बड़ी पार्टी थी, उनको आपकी 208 सीट्स आई, मुस्लिम लीग 73 और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनकी 15 सीट्स आई। तो कुछ ऐसा सिनेरियो चल रहा था उस टाइम। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत ही जाने माने लोग थे, जो बहुत ही बड़े बड़े लीडर्स थे, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आ चुके थे, लेकिन एक नाम को छोड़ के, गांधी जी। बहुत ही महान नेता, लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनने से मना कर दिया। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम के गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। तो आगे हम देखेंगे अब इसकी वर्किंग कैसी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, आपके इलेक्ट होके मेंबर्स आ चुके हैं, तो इसकी वर्किंग कैसी थी? देखिए, इसकी पहली मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग आपकी ये होती है आपकी दिसंबर 9 1946 में। ध्यान दीजिए यहां पर 211 मेंबर्स थे। मुस्लिम लीग ने यहां आने से मना कर दिया था। मुस्लिम लीग ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग थी, इसको बॉयकॉट कर चुके थे। हालांकि उन्होंने बाद में भी ज्वाइन नहीं किया। तो मुस्लिम लीग यहां पर नहीं माने, उन्होंने कह दिया कि हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, और वो यहां पर आए ही नहीं। अब आप देख रहे होंगे कि 389 मेंबर्स थे, लेकिन आए सिर्फ 211। तो प्रिंसली स्टेट्स जो आपकी थी, जो नॉमिनेट होके आते थे, उन्होंने भी हिस्सा लेने से मना कर दिया। हालांकि इन्होंने बाद में ज्वाइन किया। तो पहली मीटिंग इस तरह से चल रही थी। तो पहली मीटिंग जब बिठाई, तो जो पहली मीटिंग की जिन्होंने अध्यक्षता की, जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
ध्यान दीजिए ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, ये इलेक्टेड नहीं थे, क्योंकि पहली मीटिंग थी। पहली मीटिंग से पहले तो कोई इलेक्शन नहीं होता, पहली मीटिंग के बाद ही पहली बार इलेक्शन होना था। तो पहली मीटिंग की अध्यक्षता इन भाई साहब ने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब जब यहां पर पहली मीटिंग आपकी हो गई तो पहली मीटिंग के बाद आपका इलेक्शन हुआ। इलेक्शन किस चीज के लिए हुआ कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और ये आपका इलेक्टेड प्रेसिडेंट आने थे। तो पहले प्रेसिडेंट जो हमारे बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो डिफरेंस देखिए, पहले जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पहली मीटिंग की अध्यक्षता की थी वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट भी आपके दो थे। तो दो वाइस प्रेसिडेंट्स थे यहां पर जिनके नाम थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये थे आपके। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पता लग गया होगा कि प्रेसिडेंट कौन बना, वाइस प्रेसिडेंट कौन बना, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन थे। तो अब यहां पर 13 दिसंबर 1946 की बात हो रही है, जब यहां पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया गया कि क्या क्या कैसे कैसे गठित होगा हमारा, संवैधानिक सभा गठित हो चुकी थी तो हमारा संविधान को कैसे शेप दी जाएगी। तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहली बार मूव किया गया। देखिए 13 दिसंबर 1946 को ये मूव किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर आपके जो नॉर्मल से जो हम आज के प्रियम्बल में अपने जो चीजें देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर आई। इसमें माइनॉरिटीज की बात की गई थी और आपके सोवरेन कंट्री। देखिए सोवरेन का मतलब होता है जहां पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होती, मतलब इंडियंस ही इंडियंस के लिए डिसीजन लेंगे, कोई बाहर का हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। ये रेजोल्यूशन की नॉर्मल सी बातें हैं जो हम आजकल प्रियम्बल में भी देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को आपका अडॉप्ट कब किया गया, देखिए ऑब्जेक्टिव सामने लाया गया था संविधानिक सभा के सामने 13 दिसंबर 1946 को। इसे अडॉप्ट कब किया गया, तो जनवरी 22 1947 को। तो इस तरह से कुछ बात आगे बढ़ रही थी। तो उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है आपका। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट है आपका 1947 का। देखिए ये आया था आपका माउंटबेटन प्लान के बाद। माउंटबेटन प्लान 1947 के बाद में आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। अब इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसे सोवरेन बॉडी बना दिया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स अब जाने वाले थे तो ब्रिटिशर्स का इसमें हस्तक्षेप करने का कोई डर नहीं था, तो इसे सोवरेन बॉडी घोषित कर दिया गया। और यहां पर एक खास बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दो जो फंक्शंस थे उन्हें डिस्क्राइब किया गया और अलग भी किया गया। तो ये थे आपके लेजिस्लेटिव बॉडीज, एक था देखिए लेजिस्लेटिव और दूसरा था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और जो आपका लेजिस्लेटिव बॉडी है ये आपके लॉज बनाएगी। क्योंकि देश आजाद हो चुका था और लॉज बनाने की जरूरत थी, अराजकता ना फैले, इसलिए लॉज बनाने बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। तो कुछ इस तरह से चल रहा था। लेजिस्लेटिव असेंबली जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट, ध्यान दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब भी लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो उस टाइम इसे चेयरमैन कौन होते थे, इसे प्रिसाइड कौन करते थे, तो उनका नाम है जी.वी. मालवंकर।
और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो समझ के मिलते थे आपस में, तो उसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर हमें क्लियरली एक डिफरेंस यहां पर समझ आ जाना चाहिए कि लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह जब मिलते थे तो चेयरमैन आपके मालवंकर साहब होते थे, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह मिलते थे तो आपके चेयरमैन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होते थे। ये जो हमारे जो फंक्शंस थे, जो अलग अलग फंक्शंस थे, ये कंटिन्यू रहे हमारे नवंबर 26 1949 तक, क्योंकि उसके बाद हमारा संविधान पूरा बन चुका था और लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करना था। अगली जो हमारी सरकार बननी थी 1951-52 में जो इलेक्शंस होने थे, उससे जो सरकार बननी थी, तो लेजिस्लेटिव काम वो संभाल लेते और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का काम खत्म हो चुका था क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो इस तरह से कुछ सिनेरियो चल रहा था। उसके बाद बात आती है आपकी कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बना। ये मेंबर बना 1949, मई का महीना था, 1949 में कॉमनवेल्थ का ये बना मेंबर। जो फ्लैग था, हमने फ्लैग अडॉप्ट कब किया, तो 22 जुलाई 1947, आजादी से थोड़ा पहले। जो हमारा नेशनल एंथम था और जो हमारा नेशनल सॉन्ग था, तो दोनों के लिए एक ही डेट आपको याद रखनी है, 24 जनवरी 1950। देश के पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी 24 जनवरी 1950 को उन्हें इलेक्ट किया गया। और जो फाइनल सेशन था किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनल सेशन था, क्योंकि ऑल इन ऑल टोटल 11 सेशंस हुए थे, तो जो फाइनल जो आपका सेशन था वो आपका 24 जनवरी 1950 को खत्म हो गया था। अब इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी, ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संविधान हमारा कैसे बना। ड्राफ्टिंग कमेटी, जिन्होंने एक्चुअल में ड्राफ्ट किया गया था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों ने ड्राफ्ट किया। तो देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी 29 अगस्त 1947 को इसे बनाया गया। इसमें टोटल आपके 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स कौन कौन थे, एक तो हमारे अंबेडकर साहब थे, फिर थे एक एन गोपाल स्वामी अयंगर, आपके कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी साहब, और आपके एक सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधवन राव और टी कृष्णमाचार्य। देखिए, ये 7 मेंबर्स थे उसमें। इसको चेयर कौन कर रहे थे, इस कमेटी को, ड्राफ्टिंग कमेटी को, तो चेयरमैन थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, इन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार किया। पहला ड्राफ्ट आपका कब तैयार हुआ, फरवरी 1948 में। देखिए, ड्राफ्ट का मतलब होता है जो पहला खाका तैयार किया जाता है। तो संविधान जब बन रहा था तो उसका जो पहला खाका तैयार हुआ फरवरी 1948 में जाकर हुआ। बहुत सारे करीबन 60 देशों का हमने संविधान देखा, उसमें से अच्छी अच्छी चीजें हमने मिला के जो पहला खाका तैयार किया वो 1 फरवरी 1948 में संविधानिक सभा के पास सामने पेश किया, डिस्कशन करने के लिए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसमें से क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्कशन थी। तो पहला ड्राफ्ट ये था। फाइनल ड्राफ्ट जो आखिरी ड्राफ्ट था वो नवंबर 4 को दिया 1948। तो आप डिस्कशन देख सकते हैं यहां पर कितने महीने की डिस्कशन हुई है। करीबन
8-9 महीने की यहाँ पर डिस्कशन हुई है। तो उसके बाद मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जो संवैधानिक सभा के सामने पारित करने के लिए जो मोशन पास किया गया वो था आपका 26 नवंबर 1949। देखिए वैसे तो हमारा संविधान आपका 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहां पर पहले ही यहां पर उनको अडॉप्ट कर लिया गया था। वो थे, एक मेन था इलेक्शंस 324 आर्टिकल, और सिटीजनशिप। ये जो दो प्रावधान थे ये 26 नवंबर 1949 को ही इनको लागू किया गया, इलेक्शंस एंड सिटीजनशिप। लेकिन इसके अलावा जो भी आपके प्रोविजंस थे वो 26 जनवरी 1950 जब संविधान को अडॉप्ट किया गया वो थी 26 जनवरी 1950। लेकिन 26 नवंबर 1949 को आपका इलेक्शंस और सिटीजनशिप, ये दो मेन जो प्रोविजंस थे इनको एनफोर्स किया गया। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लोज करने का समय आ चुका है। और 2-3 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा। जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका एक सिंबल था, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिंबल था वो एलिफेंट। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइजर थे, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये थे BN राव साहब। तो सिंबल था एलिफेंट, एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के BN राव। तो टॉपिक क्लोज करने से पहले एक फाइनल क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या थे इसके बारे में। कि कुछ लोग जो है उंगलियां उठाते हैं हमारे संविधान के ऊपर, तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए। देखिए उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे जो भी मेंबर्स थे, और ये सही बात है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही हो रहा था। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ये इलेक्टेड नहीं है, तो डेमोक्रेटिकली ये पूरा जो डेमोक्रेसी है उसको फुलफिल नहीं करता ये कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा क्रिटिसिज्म दिया गया था। दूसरी बात जो कही गई कि ये सोवरेन बॉडी नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिशर से परमिशन ली गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित करने के लिए। याद रखिए 1946 की बात है, ये आजादी से पहले की बात। तो ब्रिटिशर से परमिशन ली गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित करने के लिए। एक तीसरा पॉइंट आता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग। देखिए 11 सेशंस हुए थे टोटल, और इन 11 सेशंस के लिए आपके 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। फिर एक अलग क्रिटिसिज्म आता है, बोलते हैं कुछ लोग कि ये बहुत ही ज्यादा लेंथी है। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके 395 आर्टिकल थे और आपके 18 पार्ट्स थे और आपके 8 शेड्यूल थे। लेकिन आज करंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 444 के आसपास आर्टिकल है, 22 इसके पार्ट्स हैं और 12 इसके शेड्यूल हैं। एक और क्रिटिसिज्म आता है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो आने से मना कर दिया था और बाद में देश का बंटवारा भी हो गया था। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि हिंदूज को इसको डोमिनेट करते हैं। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये एक और बात आती है क्योंकि मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी के ही जो लीडर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आ गए थे। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म दिया जाता है। एक लास्ट क्रिटिसिज्म दिया जाता है कि लॉयर और जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डोमिनेट किया। तो इसे बोला जाता है लॉयर और पॉलिटिकल लीडर्स का जो पैराडाइज, वो इसे कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को मद्देनजर रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब लॉयर और पॉलिटिक्स के नजरिए से उन्होंने ये संविधान जो है बनाया।
बहुत सारे लॉयर्स थे, जैसे आपके सप्रू साहब थे, तेज बहादुर सप्रू, आपके राजेंद्र प्रसाद जी जो आपके देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वो भी लॉयर थे, आपके जवाहरलाल नेहरू। तो बहुत सारे लॉयर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बने थे। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 2 आज खत्म होगा, और तीसरे पार्ट के लिए हम कुछ सेलिएंट फीचर देखेंगे और प्रीएम्बल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करेंगे, और अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो पार्ट 3 में अब आप लोगों से मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।